जम्मू कश्मीर के 18 अलगावादी नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई। इससे पहले 17 फरवरी को भी 4 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस ली गई थी। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश के बाद कुछ जगहों पर हुए भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, लोगों को हो रही परेशानी। जम्मू कर्फ्यू में शाम 6 बजे तक दी गई ढील। जम्मू में कर्फ्यू में ढील से जनजीवन हुआ सामान्य। 6 दिन के बाद 2G स्पीड में चला इंटरनेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को 18 अलगावादियों और 155 नेताओं का सुरक्षा कवर हटा दिया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के करीबी वाहिद मुफ्ती और पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद ऐसा निर्णय लिया गया और आश्चर्य की बात है कि इस सूची में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अलगाववादियों सैयद अली शाह गिलानी और JKLF प्रमुख यासिन मलिक का भी नाम शामिल है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। इसमें 1 साल से जेल में बंद शाहिदुल इस्लाम और नईम खान का भी नाम शामिल है और राज्य के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि समीक्षा बैठक में यह महसूस किया गया कि इन अलगावादी नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य के सीमित संसाधनों की बर्बादी है, जिनका प्रयोग किसी अच्छी जगह पर किया जा सकता है। गिलानी, मलिक, इस्लाम और खान के अलावा आगा सैयद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी और उनके बेटे मसरूर सलीम गिलानी, जफर अकबर भट्ट, मुख्तार अहमद वजा, फारूक अहमद किचलू, आगा सैयद अब्दुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुसादिक भट्ट का भी नाम सूची में शामिल है। खतरे की आशंका और गतिविधियों का आकलन करने के बाद 155 राजनीतिक व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं का भी सुरक्षा कवर हटाया गया, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं थी। अधिकारियों के अनुसार सूची में PDP के नेताओं का नाम भी शामिल है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी इशफाक गौहर। इशफाक, जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पहले 4 अलगावादी नेताओं की सुरक्षा वापस ली और अब 18 और अलगावादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले कई दिनों से चल रहे, जब से पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था तब से ही लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि सेना ये जो इस तरीके का डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। और सबसे पहले हमने देखा था कि 3-4 अलगावादी नेताओं के सुरक्षा पर जो सिक्योरिटी थी उसको हटा दिया गया था। और अब कल रात देर के जो चीफ सेक्रेटरी स्टेट के हैं BVR सुब्रमण्यम, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि अब जितने भी और अलगाववादियां और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है जिनको सिक्योरिटी कवर की जरूरत नहीं है, उनसे जो है वो हटा दिया जाए। और उसमें आज जो लिस्ट आई है उसमें नाम जो आए हैं उसमें सैयद अली गिलानी का नाम भी है, यासीन मलिक का नाम है और उन नेताओं के नाम भी है जो जेल में पिछले 1-1.5 साल से है, लेकिन उनके ऊपर भी सिक्योरिटी कवर जो है वो लिखा गया कि इनका सिक्योरिटी कवर जो है। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि शाह फैसल को भी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है उसे विड्रॉ करने की बात हो रही है और भी कुछ और नेताओं की सिक्योरिटी जो है विड्रॉ हुई है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत से हलचल जो है वो पैदा हुई है। अलगाववादी नेताओं का मानना है कि उनके पास कोई सिक्योरिटी कवर नहीं था, चंद लोगों के पास सिक्योरिटी कवर था, वो पहले ही आता है। लेकिन जहां तक PDP के नेता की बात करें तो PDP काफी आग बबूला हुई है इसके बाद, जब से उनके नेता की सिक्योरिटी जो है, युवा नेता की सिक्योरिटी हटा दी गई है। जी शुक्रिया इशफाक इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे सीनियर साथी इशफाक गौहर जो हमारे साथ बात कर रहे थे जिस तरह से 18 और अलगावादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है, सियासी हलचल तेज हो चुकी है और साथ ही 155 नेताओं का भी सुरक्षा कवर हटा दिया गया है। इनमें मुख्य नाम पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के करीब वाहिद मुफ्ती और पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल भी शामिल हैं। अलगाववादियों की सुरक्षा वापस लेने वाली सरकार के फैसले पर कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, जहां सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अलगाववादियों को आखिर किससे खतरा होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला करार दिया। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इस फैसले पर, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, होम मिनिस्ट्री में रिव्यू होते रहता है कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। कोई तो और मंत्री या प्रधानमंत्री इसको तय नहीं करते, एक कमेटी है इंटर सर्विसेज कमेटी की,
वो सब रिपोर्ट्स लेकर करते हैं। अब आखिर में आप अलगाववादी हैं तो आपका खतरा किससे है? हमसे तो नहीं है। और तो हम तो सिक्योरिटी कवर नहीं दे सकते यदि हम खतरा है। और वो जो पाकिस्तानी और आतंकवादी हैं वो तो खतरा नहीं है, वो तो उनके हीरो है। तो इसीलिए विड्रॉ करना ठीक, पॉलिसी के अनुसार ठीक है। आपकी सरकार का सख्त स्टैंड है और ये सख्त नहीं है, ऐतिहासिक स्टैंड है और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और ये फैसला जो है अभी तक जो लोग अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं करते थे? ये तो आज की तारीख में ये चुप होकर के और बिल में जो घुसे हुए हैं, अभी तक तो ये इतनी बयानबाजी, इतनी रैलियां कर रहे होते, पत्थरबाजियों को जो है वो कितना बढ़ावा दिया करते थे ये लोग। ये जिनको सारे अलगाववादी कहते हैं, सेपरेट कहते हैं, पहले सेपरेट होता क्या है, अलगाववादी क्या होता है? अगर मैं हूं, कोई है, तो कानून हिंदुस्तान, इंडियन जो कानून है हिंदुस्तानी, इंडियन पीनल कोड के मुताबिक मुझे जेल में होना चाहिए। मेरे खिलाफ केस बन जाता है, उसी वक्त मैं वकील हूं, बैरिस्टर हूं। इफ आई कॉल यू सेपरेटिस्ट, दैट मीन मुझे उसकी सजा भुगतनी है या साबित करना है। और अगर आप साबित करते हैं मैं सेपरेटिस्ट हूं, मुझे तो जेल में होना चाहिए, मेरे खिलाफ तो केस चलनी चाहिए। ये सारे जो पॉलिटिकल गिमिक्स पैदा किए हैं जम्मू कश्मीर में, शुरू से कई साल हो गए, 50 साल, इनको बदलनी चाहिए थी। नहीं, कुल 22 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा को वापस लेने को लेकर कश्मीर के नेता जीएम शाहीन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देकर रखी थी जो घरों में जो बाकी कामकाज कर रहे थे, तो वो सही बात है। गवर्नमेंट का जो फैसला है उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी की वो जो बैठक होती है उसमें डिसाइड होता है कि सब एजेंसियां उसमें रहती है, आईबी रहता है, सीआरडीज रहते हैं और उनका कलेक्टिवली एक डिसीजन रहता है कि किसको सिक्योरिटी दी जाए, किसको विड्रॉ की जाए। लेकिन अल्टीमेटली दो चीजें जरूर है कि मैं कहना मुनासिब समझता हूं कि हुर्रियत के जो कुछ साथी थे जिनको सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, खासकर मीरवाइज साहब की, वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं करना चाहता। ये कम्युनिटी के खिलाफ अगर हम लोग करें तो डजंट लुक्स गुड इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सो वी बिलीव दैट दे मस्ट रिव्यू द मैटर सिक्योरिटी जो कंसर्न है मौलवी साहब का, मीरवाइज साहब का, उसको रिव्यू करके उनकी सिक्योरिटी देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर तो ऐसा ASFA इज हियर, आर्मी स्पेशल फोर्स एक्ट इज हियर, मिलिटेंट से डिस्टर्ब्ड एरिया है जहां पर रोज कोई न कोई अटैक होता है। सिविलियंस के पॉलिटिकल लीडर्स भी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपको जो पांपोर में पीडीपी का जो जनरल सेक्रेटरी था उसको मार दिया गया था, एक पुलवामा में एक आदमी को मार दिया गया था, लास्ट ईयर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के ऊपर अटैक हुए थे। काफी पॉलिटिकल लोग जो है जो इस मरहले में जो मरे, जिनकी डेथ हुई, जो बेचारे इस तशद्दुद के शिकार हुए, अगर आप उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करोगे तो आप दैट इज ए सुसाइड, हम ये कहते हैं कि इट इज ए अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। और वो लोग जो है उनको कोई भी इजीली सॉफ्ट टारगेट कर सकता है। और फिर रहेगा कौन जब हम अपने ही लोग जो है जो देश के जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो काम करते हैं यहाँ और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर उनकी सिक्योरिटी आप विड्रॉ करते हैं तो फिर आपका कौन बचता है, यहाँ पे रहता कौन है? तो कुछ चंद लोगों से कोई मतलब नहीं बनता, तो इट्स नॉट मतलब एक मैं अच्छा साइन नहीं मान। पिछले 3 दिन से लगातार एलओसी संघर्ष विराम के उल्लंघन की खबरें आ रही थी और आज देर रात करीबन 1 बजे फिर से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। ये गोलाबारी तकरीबन 3 घंटे तक चली और वहीं इसी बीच अब ये खबरें आ रही हैं कि सीमा पर तनाव के बढ़ते पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा से सटे गांव को खाली करा दिया है। यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की तरफ से किसी सख्त कार्रवाई का डर सता रहा है और इसी के चलते पाकिस्तान ने सीमा से सटे गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से लगातार राजौरी के नौशहरा सेक्टर से भारी गोलाबारी की खबरें आ रही थी। तो पिछले 3 दिनों से राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भारी गोलाबारी की खबरें आ रही हैं और आज देर रात करीबन 1 बजे फिर से गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया। गोलाबारी करीबन 3 घंटे तक चली और इसी बीच सीमा पर तनाव के बढ़ते पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा से सटे गांव को खाली करा दिया है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को भारत की तरफ से किसी सख्त कार्रवाई का डर सता रहा है।
जम्मू में अब रफ्ता रफ्ता हालात पटरी पर लौटने लगे हैं। बुधवार को हालात की समीक्षा के बाद सिलसिलेवार ढंग से दी गई कर्फ्यू में ढील से लोगों ने राहत की सांस ली और आज भी प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। जम्मू प्रशासन ने आज भी कर्फ्यू में ढील का यही तरीका अपनाया है, जिसके चलते आज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। हालात सामान्य रहने पर कर्फ्यू में ढील को सिलसिलावर ढंग से बढ़ाया जाएगा। अलबत्ता धारा 144 सख्ती से लागू रहेगी। करीब 6 दिनों तक घरों में बंद रहने से लोग भी तंग आ चुके थे और कारोबारियों से लेकर नौकरी पेशा लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब कर्फ्यू में लगातार ढील मिलने से बाजारों और मंडियों में जरूरी सामान की आपूर्ति भी होने लगी है और लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। लगातार एक हफ्ते से जम्मू संभाग में कर्फ्यू लगा हुआ है और जिस तरह से कल भी जम्मू में रिलैक्सेशन दी गई कर्फ्यू को लेकर, आज भी आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालात सामान्य रहने पर कर्फ्यू में ढील को सिलसिलेवार ढंग से बढ़ाया जाएगा। अलबत्ता धारा 144 सख्ती से लागू रहेगी और तकरीबन एक हफ्ते से लगातार जम्मू संभाग में कर्फ्यू जारी है, जिसके चलते आम जनजीवन बेहद प्रभावित रहा। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कारोबारियों को लाखों का नुकसान हुआ और साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा। एक हफ्ते से घर पर बैठे बैठे लोग भी तंग आ चुके थे और फिलहाल जो जम्मू संभाग में हालात हैं वो सामान्य हैं और आज भी कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दिया गया है जम्मू संभाग में। वहीं नफरत की अफवाहों के दरमियान एक समुदाय विशेष के लोगों ने जम्मू के भाईचारे की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू में उपजे हालात के दौरान उन्हें किसी भी प्रताड़ना से नहीं गुजरना पड़ा। जम्मू में करीब 6 दिनों के बाद हालात पटरी पर लौटने के बाद स्कूल भी खुल गए हैं और प्रशासन ने बुधवार को ही स्कूल खुलने का आदेश जारी किया था। हालांकि कॉलेज अभी भी बंद रखे गए हैं और आज भारी बारिश के बीच जम्मू में तमाम स्कूलों में रौनक लौट आई, जहां बच्चों की हाजिरी भी लगभग पूरी रही। इसके अलावा आज स्कूलों में होने वाली परीक्षाएं भी शेड्यूल के मुताबिक ही ली गई और जम्मू के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में टाइम टेबल के मुताबिक ही बच्चे पहुंचे और स्टाफ की हाजिरी भी पूरी रही। अब चूंकि बच्चों की परीक्षाएं भी सिर पर हैं, लिहाजा परीक्षा करीब एक हफ्ते हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए वो जी जान से जुट गए हैं और स्कूलों का स्टाफ भी उनकी पूरी मदद कर रहा है। आज फर्स्ट डे कर्फ्यू के बाद स्कूल लगा हुआ है। बच्चे बड़े अच्छे खुश हैं, बड़े अपनी एंग्जाइटी शो कर रहे हैं स्कूल आने के लिए, क्योंकि पिकअप सेशन चल रहा है। बच्चे इस समय रिवीजन कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, तो उन्होंने खुशी पाई है कि हमारा स्कूल कर्फ्यू के बाद खुल गया। हम कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आज हमारा जैसे पहले कर्फ्यू लगा था, आज हमारा स्कूल का फर्स्ट डे है। हमें बहुत खुशी है क्योंकि आज अब हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं मार्च से। बहुत दिनों के बाद स्कूल लगा है। हमें बहुत खुशी है कि इस कर्फ्यू जो देश में इतनी छुट्टियाँ थी उससे हमारे थोड़े दिन खराब हो गए, लेकिन अभी स्कूल लगा है तो हमारे मार्च में जो पेपर आने वाले हैं उससे हमें बहुत खुशी हुई। तो मैम हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दे रही है। जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाए हैं उनको हम कुछ कल बता सकते हैं। तो कश्मीर घाटी को जम्मू और सारे भारत से जोड़ने वाला जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज सुबह से ही रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक के बाद एक पस्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे पहले रामबन के केल मोड़, फिर मरोग, बैटरी चश्मा, डिगडोल, पंथियार, कुनफर नाला और बाईपास दलवास में सुबह से ही पस्सियां पड़ रही हैं। पस्सियां पड़ने से राजमार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। राजमार्ग बंद होने से फंसे हुए वाहनों को चंद्रकोट और बनिहाल और रामसू में ही रोक दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं रामबन से हमारे संवाददाता नदीम इकबाल। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर यातायात ठप हो चुका है, यात्री वहां एक बार फिर फंस चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? जी प्रियंका, जिस तरह से हम बात करें, अगर मौसम की बात करें तो कल से जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो कल रात से ही जवाहर टनल पे अगरचे बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और जवाहर टनल और बानिहाल के दरमियान जो काफी ज्यादा फिसलन पैदा हो गई, जिस वजह से वहां पे व्हीकुलर मूवमेंट
वो मुश्किल हो गया। और वहीं अगर हम रामबन और रामसू सेक्टर की बात करें या फिर रामबन और नाशरी सेक्टर की बात करें तो इस बीच काफी मकामात पर, चाहे हम वो नाशरी की बात करें या फिर ढलवास, कुनफर या फिर रामबन और रामसू के दरमियान हम पंठियाल की बात करें, डिगडोल, बैटरी चश्मा, मारो, केला मोड़ या सेरी की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड हो रहा है। कंटिन्यूसली शूटिंग स्टोन्स की वजह से वहां पे क्लियरेंस का काम अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। और ट्रैफिक हुकाम से जहां तक हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द रोड को क्लियर किया जाए और जो स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ने की इजाजत दी जाए। लेकिन अभी की हम बात करें, बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली चल रहा है और क्लियरेंस में जो काफी तरह की रुकावटें पैदा हो रही है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड व्हीकल्स की तो लगभग रामबन और नाशरी के दरमियान की हम बात करें तो 500 के करीब, जो चाहे वो लोड कैरियर हो, पैसेंजर कैरियर गाड़ियां जो स्ट्रैंडेड हैं इस वक्त। और इंतजामिया की जानिब से उन्हें जो अभी तक कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। जो मुसाफिर है उन्हें काफी तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। जी शुक्रिया नदीम तमाम जानकारियों के लिए। तो रामबन से हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता नदीम इकबाल, जो हमें बता रहे थे कि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे फिसलन पैदा हो गई है, लगातार पस्सियों का गिरना जारी है, जिस कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर से ठंड में कुछ हद तक इजाफा कर दिया है। बुधवार शाम को शुरू हुआ बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहा और आज भी इससे कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने पहले से ही 20 और 21 फरवरी को मौसम के मिजाज बिगड़ने की आशंका जताई थी और जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों में बारिश और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से तापमान काफी हद तक गिर गया है। बात करें अगर जम्मू की तो यहां हालात पटरी पर लौटते ही अब बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार बारिश से जगह जगह जलभराव होने से लोगों को आवाजाही में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को सुबह मौसम पूरी तरह से साफ था, लेकिन शाम होते होते आसमान पर बादल घिर आए और उसके बाद झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं अगली दुखदायक खबर जम्मू शहर के गांधीनगर से है। दरअसल यहां 18 फरवरी की सुबह अनिल वर्मा अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर गांधीनगर हॉस्पिटल आए थे। अनिल वर्मा ने बताया कि उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी और उनकी पत्नी ने कहा था कि आज वो उन्हें गिफ्ट देंगी। अनिल वर्मा के मुताबिक जब उन्होंने अपनी पत्नी को वहां लाया तब उनकी हालत स्थिर थी और वो अच्छी तरह चल पा रही थी। अनिल वर्मा ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि 11 बजे तक उनकी पत्नी एकदम ठीक थी, लेकिन फिर 15 मिनट के बाद ही अस्पताल ने उन्हें उनकी पत्नी और बच्ची का शव थमा दिया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में कोई बड़ा डॉक्टर मौजूद नहीं था और जिस डॉक्टर ने उनका उपचार किया वो गायनेकोलॉजिस्ट थी ही नहीं। मृतक के परिजनों से बात की हमारे संवाददाता आशीष कोहली ने। तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कोई कीमत ही नहीं है। 18 तारीख का वाकया है, एक महिला की मृत्यु हो जाती है जो कि गर्भवती थी। यहाँ पर गांधीनगर हॉस्पिटल में आते हैं और किन कारणों के चलते ये मृत्यु हुई, परिवार अशोक में है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या बात हुई और इनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल वर्मा। अनिल जी, आपके क्या लगते थे जिनकी मृत्यु हुई? मेरी वाइफ है वो, आरती वर्मा। तो क्या बात होगी जब आप यहाँ पर इनको गर्भवती अवस्था में यहाँ लाए थे, तो क्या बात? उसको अभी 9 मंथ पूरे नहीं हुए थे, 8th मंथ चल रहा था। 23 तारीख को 8th मंथ पूरा होना था। उसको नॉर्मल पेन हुई पेट में, तो मैं उसको चेकअप, मैं सतवारी अशोकनगर में रहता हूँ, तो मेरा घर के हॉस्पिटल पास है, तो मैं यहाँ पे ले आया उसको चेकअप के लिए। मैंने कहा नॉर्मल पेन है, मैं चेक करवा देता हूँ। मैं सर से वहाँ पे कोई सुबह 8:15 साढ़े 8 के बीच में पहुंचा हूँ अपनी गाड़ी से। तो आगे इधर स्टाफ नर्स बैठी थी एक, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ना पर्ची बनवा के लाओ इमरजेंसी से। मैंने कहा मैं जो मंथली यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसका कार्ड और फाइल परमानेंटली मेरे पास पड़ी हुई है, आप ये देखो। थोड़ी देर में मेरे को बोलते हैं कि आप कार्ड बनवा के इमरजेंसी लाओ। मैं फिर से लेके आ रहा हूँ, कार्ड बनवा के दिया मैंने अंदर। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को अंदर बीवी को बोला कि लेबर रूम में लेटा दो अंदर जाके। वो उधर कोई भी नहीं था, अकेली थी, अंदर लेटी रही। उसके बाद कोई 9 बजे के करीब एक डॉक्टर सुरुचि है कोई, वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने देखा दुखा। फिर उन्होंने मेरी वाइफ को अंदर बोला कि फाइल बनाने गया। वो मेरी वाइफ खुद चल के 9:30 पौने 10 के बीच मेरे पास आती है, बाहर लेबर रूम से उठ के मुझे बोलती है फाइल बनाने के लिए। मैं फाइल बनवा के भी लाता हूँ, दी अंदर। और 10 बजे के करीब, 10:15 के करीब वो बाथरूम खुद चल के जा रही है। और 11 बजे तक की बात है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट में हो। अंदर पानी पिलाने चाची मेरी जा रही है, मम्मी जा रही है, सब ठीक है।
इन्होंने कोई 11:15 के करीब पता नहीं क्या किया, 15 मिनट में मेरे को मेरी बच्ची की लाश और मेरी बीवी की लाश मेरे हाथ में दे दी। और सीनियर डॉक्टर लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर ही वहां पे हैं। वो पूरा केस पहले सुरुचि मैडम और एक नर्स देख रही थी। लास्ट के जो 5 मिनट इन्होंने देखे ना, उसमें पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ या सीनियर डॉक्टर्स जो थे वो सारे पहुंचे हुए हैं। किसकी लापरवाही समझते हैं सर? डॉक्टर्स की। मेरी बच्ची गई, मेरी बीवी गई, और 18 तारीख को मेरी पहली एनिवर्सरी थी और मेरे को उसने बोला कि मैं आज आपको गिफ्ट दूंगी, और इन हॉस्पिटलों में गिफ्ट के बदले में मुझे मेरी बीवी और बच्ची की लाश हाथ में दी। सर ऊपर से ये है कि ये जो डॉक्टर सुरुचि है वो गायनी की डॉक्टर नहीं है, और अंदर सुप्रीडेंट साहब बोल रहे हैं पैथोलॉजी की वो डॉक्टर है। तो वो कैसे केस कर रही है? अंदर जब सुप्रीडेंटेंट से बात की है तो वो कह रहे हैं तो डॉक्टर ही होता है, चाहे वो जानवर का हो चाहे इंसान का हो। मतलब कि एक किसी चीज का कोई स्पेशलिस्ट हो वो किसी और चीज में भी हाथ डाल सकता है। सर का डॉक्टर टांग पकड़े। किस तरह की इंक्वायरी चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं सर। हाँ, ये डॉक्टर सुरुचि के ऊपर ना इंक्वायरी बिठाई जाए। जो स्टाफ है और भी आपने कंप्लेंट वगैरह दी है? हाँ जी, कंप्लेंट दी है गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। ये SHO साहब साथ में हमारे, तो उन्होंने पूरी वीडियो क्लिप भी देखी, उन्होंने पूरा सब कुछ देखा, उन्होंने साथ में हो। हाँ, 18 तारीख का जो ये पूरा वाकया हुआ है, पूरा परिवार अभी क्या मुझे डिटेल से ये बताइए। मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पर अंदर मतलब लेके गए ऑपरेट के लिए, तो उसके बाद क्या बिल्कुल ठीक इन्होंने बोला, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि सिजेरियन है। हम लोगों ने बोला इनको कि आप रेफर कर दो शालामार, कहते अपनी मर्जी से ले जाओ, हम रेफर नहीं करेंगे, नहीं एम्बुलेंस देंगे, नहीं कोई डॉक्टर देंगे। इन लोगों ने खराब किया सारा केस। डॉक्टर सुरुचि ने मेरे को खुद आके बोला कि आपका जो ये पेशेंट है इसको आप सीधा शालामार ले जाओ। मैंने कहा मैम आप मेरे को रेफर कर दो, या डॉक्टर दे दो, या एम्बुलेंस दे दो साथ में, मैं ले जाऊंगा। उन्होंने मेरे को बोला आप घर से जैसे सीधा इधर आए हो ना, वैसे ही सीधा अपनी गाड़ी में ही वहां पे चले जाओ शालामार में, और उधर जाके ये मत बोलना कि आप पहले गांधीनगर गए थे, आप बोलना हम अपने घर से सीधा शालामार ही आए। ऐसा भी डॉक्टर सुरुचि ने मेरे को खुद बोला है कर्फ्यू के दौरान। वो भी हमने ये भी जो हॉस्पिटल की आप बिल्डिंगें देख रहे हैं मेरे सामने, ये बिल्डिंगें किस लिए बनाई जाती हैं? किस लिए ये बिल्डिंगें बनाई हुई हैं? क्या इसी तरह से मरीज यहां पर जो है उनकी मृत्यु होती रहे? क्या इसीलिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं? ये 18 तारीख का जो पूरा वाकया है जिसके अंदर एक महिला की मृत्यु हो गई जो कि गर्भवती थी, और पूरे परिवार का कहना है कि डॉक्टर्स की और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टाफ है, उसकी लापरवाही है। गवर्नर साहब या उनके एडवाइजर जो कि के विजय कुमार, पूरा मेडिकल अदारा उनके पास है, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम एक कड़ी कार्रवाई की जाए और एक इंक्वायरी कमेटी जरूर बैठाई जाए जिसके चलते जो है जो भी सच है वो सामने आए। वहीं 18 तारीख जिनकी मृत्यु हुई उनकी उसी दिन मैरिज एनिवर्सरी थी जो कि एक गिफ्ट मिला, डेथ एनिवर्सरी के तौर पर जो है तब्दील हो गई। उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि आखिरकार हॉस्पिटल्स में इस तरह की मृत्युएं क्यों हो रही हैं। तो आपने देखा कि जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल की इतनी बड़ी लापरवाही के कारण किसी की सालगिरह मातम में तब्दील हो गई। एक पति जो अपनी पत्नी को बिल्कुल ठीक हालत में हॉस्पिटल लाता है, अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल लाता है, 15 मिनट बाद उसे उसकी पत्नी और बच्चे का शव मिलता है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कसूर किसका था। हालांकि पति का आरोप है कि वहां पर डॉक्टरों की नामौजूदगी के कारण ऐसा हुआ, और जिस डॉक्टर ने उनकी पत्नी का इलाज किया वो गायनेकोलॉजिस्ट थी ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद के घर जहां एक तरफ मातम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा है। शहीद अब्दुल रशीद की 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 6 साल बताई जा रही है जबकि दूसरी मात्र 10 महीने बताई जा रही है। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए शहीद के परिजनों ने बताया कि रशीद अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, इसलिए अब शहीद के परिवार और खासकर बेटियों के लिए सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। आपको बता दें, अब्दुल रशीद अपने घर में इकलौते कमाने वाले थे। बेटियों के अलावा उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी और एक छोटा भाई भी था।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।